वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। अभी तक हमने जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल के बारे में लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बेसिक समझाया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं अच्छे से, तो आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। ये वीडियोज़ मैं आपको शॉर्ट देते रहूँगी ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली में एक साथ देखने से हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा पढ़ के फिर उसको रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है। तो आज हम जो डील करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चरल। पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल रहता है, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन ही क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो यही सारे हमारे बॉडी के फर्दर काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से या स्टमक में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं जो आपके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो वो सेल बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उस सेल में जो छोटे छोटे और फर्दर इसके डाइवर्जन्स होते हैं, जो और फर्दर उसमें पार्ट्स रहते हैं, उनके क्या काम होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो तीन बेसिक फीचर जो हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमने पता की है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज की क्लास में हम ऑल ओवर डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है और इसके क्या काम होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं आपको छोटा सा बताऊं तो ये एक ऐसा बना रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ ए सेल भी बोलते हैं, या आउटर लेयर ऑफ सेल रहता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप से, ये जो आउटर लेयरिंग होती है ना, जो ये है हमारी, इसको हम लोग मोस्टली बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ऐसी रहती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटीन्स, लिक्विड्स, यहाँ पे आपको उसके फॉर्मेशन मिलते हैं, और यही फर्दर जो अदर सब्सटेंस रहते हैं हमारी बॉडी में जो फ्लो करते हैं, जैसे कि वाटर, इसका कैरी फॉरवर्ड ये लोग लेते हैं। तो हम लोग पहले इसका देखते हैं। ये दिया है हमारा, ये होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है, और ये बहुत ही थिन और डेलिकेट कवरिंग रहती है। ओके, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं बताया, लिपिड्स क्या होते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड जैसे रहते हैं, जो कि एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन कैरी करते हैं। उसके बाद इट एनेबल्स, अब क्या होता है, जो फूड है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो जो फूड है उसको बचा के रखने से आउटर के जो भी जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना बनाते हैं ना, तो आप उसको ढक के रखते हैं ताकि अदर जो भी बैक्टीरिया है या फ्लाइज है उस पर ना बैठे। तो वैसे ही ये फूड को एनगल्फ करके रखता है फ्रॉम अदर मटेरियल से, और द एनवायरनमेंट, जो भी सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल्स रहेंगे उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो खाना बचा के, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जो प्रोसेस जिससे ये बचा के रखता है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस का एक एग्जाम्पल भी रहता है अमीबा का। अमीबा क्या करता है, वो फूड इस प्रोसेस से बनाता है, एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा वो हमारा फूड को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट आ रहे हैं उससे बचा के रखता है, और ऐसे ही अपना वो फूड प्रिपेयर करता है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रहे। ओके, उसके बाद इस प्रोसेस से कौन करता है, अमीबा करता है प्रोसेस, इस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो और इस प्रोसेस से अमीबा अगर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ईडोफिडिया, क्या तो इसका नाम रहता है, मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगी, मुझे ऐसे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक आउटर लेयर होता है, डेलिकेट कवरिंग रहती है, उसके बाद इसमें प्रेजेंस ऑफ लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स रहते हैं, और ये अपना खाना खुद बनाता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब छुपा के रखना बाहरी कोई भी प्रोटीन से, और इस प्रोसेस से अगर वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉम अदर हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द आउटर
एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे वो प्रोटीन्स और लिपिड्स कैरी करता है। ये एक ऐसे सेल आउटर मेम्ब्रेन रहती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी लिक्विड्स आ रहे हैं या प्रोटीन्स आ रहे हैं, उसका आना जाना जो देखता है वो कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना आ पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक मिनट, अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शंस है कि इट अलाउज टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टिव मटेरियल। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लाज्मा आउटर रहती है, तो जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एंट्री और एग्जिट का अलाउ कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल, ये जो सेल रहता है उसका शेप मेंटेन करने में मदद करता है। और दूसरा रहता है कि एक मैकेनिकल बैरियर भी एज अ एक्ट करता है। मैकेनिकल बैरियर मतलब कि ये जो भी एक्सटर्नल इंटरनल जो भी कंटेंट्स रहते हैं उसको लीक आउट करने से बचाता है। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि हमारे जो भी इंटरनल जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या इंटरनल जो भी हमारे सब्सटेंस हैं, या बोल सकते हैं कि इंटरनल कंटेंट्स है जो हमारे, वो उसको लीक आउट ना हो सेल के बाहर, वो कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंस, जो अदर बाहर के सब्सटेंस आते हैं उससे भी ये बचाता है। उसके बाद इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड मतलब चेंज भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आता है, एक माइक्रोविली होता है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है और वो एब्जॉर्प्शन के काम आता है। क्या होता है, माइक्रोविली। ठीक है, ये बन जाता है और ये कहाँ होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ये एब्जॉर्प्शन के काम आता है। ठीक है, इंटेस्टाइन। तो आपको फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गए होंगे। इजी पॉइंट्स है, बस इसको देख के समझते जाओ कि ये क्या क्या करता है। एक मैकेनिकल बैरियर होता है और ये शेप हेल्प्स टू मेंटेन, शेप को देने में मदद करता है और ये मॉडिफाई हो जाता है चेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद वैसे तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्या, हमारा ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारे फंक्शन पर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है वो उसका रहता है ट्रांसपोर्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम या इन एंड आउट ऑफ द सेल, देखता है ना, एंट्री और एग्जिट देखता है ये, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं या कंटेंट्स रहता है उसका कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन और क्या क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बना और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे मेम्ब्रेन में, पूरे सेल के मेम्ब्रेन में, ये आउट पूरे ये ऐसे सेल रहता है ना, उसके मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को। तो अगर इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी लग रही है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर एनर्जी नहीं लग रही है, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो वो उसको बोलेंगे पैसिव। तो लग रहा है तो एक्टिव है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं लग रही है एनर्जी तो पैसिव। उसके बाद और अलग टाइप्स ऑफ इसके ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बकेट रखा टैप ओपन करके, तो बकेट भर गया। अब बकेट भर गया तो मतलब इसमें हायर कंसंट्रेशन हो गया ना, पूरा फिल हो गया। तो अब लोअर जाएगा ना, जहाँ पे पानी नहीं है, मतलब नीचे पानी नहीं है, तो वो फॉल होने लगता है क्योंकि ये फिल हो गया। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से बाहर की ओर लोअर कंसंट्रेशन में हम उसको देते हैं और इन बदले में जो ऑक्सीजन रहता है वो हम लोग लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, जैसे कि सेलुलर वेस्ट विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। जो सेल रहता है उसमें वो हायर कंसंट्रेशन में हो जाता है, इसीलिए वो लोअर में जाता है। और उसके बाद डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। डिफ्यूजन किस में होगा, गैसेस में होगा ना, गैसेस जल्दी मूव करते हैं ना, हायर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और उसके बाद ये न्यूट्रिशंस भी ऑब्टेन करने में हेल्प करता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ये न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन के बारे में। और जो हमारी गैसेस रहती है वो भी एक्सचेंज करती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म इन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो और ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से ही आता है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या ट्रांसपोर्ट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी थोड़ा इक्वल रहता है किससे, हमारा, और डिफ्यूजन से ही रहता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली मतलब वो ट्रांसपोर्ट करना अलाउ कर रहा है। उसके बाद परमिएबल मेम्ब्रेन अलॉन्ग विथ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ये किस में होता है, ये यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में होता है मोस्ट, और सबसे ज़्यादा प्लांट्स में होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर हम लोग प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, ठीक है, अब वाटर कर रहे हैं तो रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, रूट अगर उसको एब्जॉर्ब करे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट, ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस बोलेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट हमारा ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑस्मोसिस के भी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि एक सॉल्यूशन में कितने हमारे सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। सॉल्यूट मतलब क्या, जो वाटर होते हैं जो सॉल्यूबल अच्छे से नहीं हो सकते, जैसे कि वाटर है जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट रहता है, और जो कम में रहता है वो सॉल्यूट रहता है। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि उसमें कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है। अब उसी के बेसिस पे हम लोग डिफ्यूजन को देख के अगर समझें तो 3 टाइप के कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन बनते हैं। एक हाइपोटेनिक होता है, और एक हाइपरटोनिक होता है, और एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से जो हमारा वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, मतलब हमारे सेल में लोअर कंसंट्रेशन है तो सेल के आउट में जो भी वाटर रहेगा वो सेल में इन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है, और इसके अंदर आने से इसके शेप और साइन मतलब ये फूल जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। द सेल गेन वाटर एंड स्वेल अप्स बाय एंडोस्मोसिस, इसको क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही हो रहा है तो भर जा रहा है, इन हो रहा है वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब बताया कि मीडियम और सराउंडिंग्स द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल है जो वाटर गेन कर लेता है आउटसाइड से, मोर वॉर हट, और उसके बाद जो बाकी जो बाहर के सब्सटेंस रहेंगे वो वाटर है वो इन कर लेगा, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, एक हमारा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो वाटर रहेगा, वाटर जो सेल के अंदर रहेगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जैसे कि वाटर है, ये सेल है हमारा, ठीक है, तो सेल में भी उतना ही रहेगा, और इन और आउट तो होगा वाटर का, ठीक है, इन और आउट हो रहा है, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में हो रहा है। इतना भी ज़्यादा आउट नहीं हो रहा है कि ये स्वेल या इसके शेप में चेंज है, और इतना भी ज़्यादा इन नहीं हो रहा है कि इसके शेप में चेंज है। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देखिए आइसोटोनिक का, देखिए उतना ही इन और आउट हो रहा है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे, इसमें भी देख लो आप, यहाँ पे है ये वाला, ये वाला है, ठीक है, ये इन उतना ही हो रहा है वाटर, और आउट भी उतना ही हो रहा है, तो ये बैलेंस कर ले रहा है। और ये हमारा हाइपोटोनिक में स्वेलअप हो जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो भी एनवायरनमेंट का वाटर है वो इसमें आ जा रहा है। उसके बाद आता है एक हाइपरटोनिक मतलब कि हमारा वाटर सिर्फ लूज हो रहा है, ये देखो यहाँ से वाटर सिर्फ जा रहा है। द मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा। द मीडियम ऑफ सराउंडिंग अ सेल हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल में जितना भी वाटर है वो कम है। आउटसाइड द जो बाहर का जो भी सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं कि ये कैसे ये पूरा बाहर जा रहा है तो ये श्रिंक हो जाता है। ये वाली अगर मैं इमेज में आपको दिखाऊं, ये वाली, तो ये देखो इसमें वाटर बाहर गया तो ये श्रिंक हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, ये सब आई होप आपको समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिवाइज़ करेंगे इसको, आपको रिवाइज़ करने में समझ में आएगा एक्चुअल में कि ये हमने पढ़ा क्या, रिविजन करने से समझ में आता है। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ देते रहूँगी जिससे आपका रिविजन हो और आपको छोटे छोटे में पढ़ते में समझ आए कि वो है क्या। पहला समझ में आएगा तो दूसरा भी आएगा। एक साथ वीडियो देखने से हमें पूरा ऐसा लगता है मैसअप हो गया। ओके, तो ये वर्क आप अपना कंप्लीट करो, इसको गो थ्रू करो, इसके क्वेश्चंस आप 1-2 लिखो ताकि आपको समझ में आएगा, डायग्राम्स बनाओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का आगे का पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।